अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन मेरे साथ हैं मरियम नवाज़ खान। आज बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से फुल कोर्ट केस की समाअत के बारे में। फुल कोर्ट केस की समाअत जो है वो कल तक यानी मंगल तक एडजर्न हो गई है। आज ख्याल यही किया जा रहा था कि केस की प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाएगी, लेकिन केस की प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं हुई, बल्कि इलेक्शन कमीशन से मज़ीद रिकॉर्ड मांग लिया गया कि 2018 में क्या तनासुब था हर जमात का जो भी, और 2024 के इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल बनती है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि रिकॉर्ड मांगने का मकसद ये है कि वो रेशो देखना चाह रही है बेंच कि उसके बाद क्या पोजीशन बनती है, कि क्या हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इस पोजीशन में होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के। और ये जो बात सिंपल की जा रही है कि ये विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात है, मिनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, क्या ये इधर तक बात बनती है या इससे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर एक कोई हुक्मरान जमात को अगर आप इतनी सीटें दे दें माले गनीमत में और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर ले तो उसके बाद उसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी। तो ये आज की जो समाअत थी उसमें हमने देखा कि जो जैसे जमाल मंदोखेल थे उनकी कुछ रिमार्क्स में तब्दीली नज़र आई। चीफ जस्टिस काजी फैसा जो आखिरी राउंड था वहाँ वो बड़े वाजे जो उनका जो पोजीशन पहले दिन से है वो क्लियर है। तो हालात बड़ी इस वक्त जो प्रोसीडिंग है 13 जजेस इस वक्त बैठे हैं, इसमें जो है वो हर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है कि मामला किधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। कोई आप ये नहीं यकीन से नहीं कह सकते कि क्या सूरत हाल है। 2-3 जजेस हैं जो स्विंग वोट हैं, वो किस साइड पे भी चले गए तो वहाँ उनकी मेजॉरिटी हो जानी है। यूनानिमस के चांसेस हैं अगर जैसे काजी फैसा इस बात को वो दूसरे फेलो जजेस जो हैं दूसरे कैंप की सोच को इंडोर्स कर दें, अदरवाइज़ बड़े कम चांस है। तो मरियम नवाज़ से पूछते हैं कि मरियम, आज की हेयरिंग जो आपने देखी, क्या आपको इम्पोर्टेंट क्या चीज़ लगी एक बाप पार्टी के हवाले से? देखिए, आज की हियरिंग में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जो उन्होंने तब्दील किया पिछली समातों के मुकाबले में वो था। उसके अलावा जजेस के रिमार्क्स से एक तरफ से ये वाज़े हो गया कि अगर चीफ जस्टिस काजी फैसा के जो अपोजिट कैंप है उनकी जजमेंट मेजॉरिटी अटेन करती है तो वो जजमेंट क्या होगी, ये भी आज की समाअत से किसी हद तक वाज़े हुआ। आपको बताती हूँ कैसे। पहले तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के इंतखाबी निशान वाले केस वाले अपने फैसले का हवाला देते हुए ये कहा, वो इलेक्शन कमीशन जो पिछली हेयरिंग्स पर ये कह रहा था कि पीटीआई के कैंडिडेट्स ने लवाजमात पूरे नहीं किए थे, अगर किसी ने पीटीआई के तरफ से अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए तो उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया, अगर किसी ने सर्टिफिकेट जमा करवाया तो उन्होंने जो पहले अपनी बयान हल्फी था उसमें नहीं किया। तो वो पहले ये वजूहात दे रहे थे कि वो तमाम तर लवाजमात जो आइन के तहत उनको मखसूस नशिस्तों के लिए देने चाहिए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। आज वो ये कहते हैं कि पीटीआई के वो कैंडिडेट्स जिन्होंने के बैरिस्टर गौहर के सिग्नेचर के साथ पार्टी टिकट के साथ अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए वो दुरुस्त ही नहीं थे, क्योंकि 22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ये करार दे चुका था कि जो पीटीआई है वो इंडिपेंडेंट है और अब पीटीआई बतौर जमात एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ये बात जब हुई तो आज ये क्लियर हो गया कि इलेक्शन कमीशन अपने पिछले मौके से हटकर अब खुलकर ये बात कर रहा है कि पीटीआई नहीं। मरियम, आपने नोट किया कि जैसे याह्या अफरीदी ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि 6 कम से कम ऐसे लोग हैं, ये पिछली हेयरिंग पर वो सवाल कर रहे थे और आज भी उन्होंने ही ये सवाल 6 लोग हैं। जवाब में उसकी इम्पोर्टेंस आपने नोट की वो ये है कि अगर 6 लोग जिनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया अगर वो पीटीआई के डिक्लेयर होते तो मेजॉरिटी जो थे आज़ाद लोग वो ज्वाइन कर लेते। हाँ। और जैसे मंसूर अली शाह ने भी कहा कि अगर हम पीटीआई को जो है वो कह देते हैं कि पीटीआई जमात है, एग्जिस्ट कर रही है और 3 दिन इजाफी देते हैं और लोग जो आज़ाद हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे तो ये लगा कि पीटीआई के हवाले के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ज़्यादा पीटीआई का स्ट्रांग है कि पीटीआई को ये रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जो दूसरी तरफ के जजेस हैं वो ओवरऑल इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं कि कहाँ से पीटीआई के कैंडिडेट्स को ज़रूरत पेश आई कि वो आज़ाद डिक्लेयर हुए, फिर आज़ाद डिक्लेयर होने के बाद वो किसी जमात में गए, वो उनकी गलती थी या नहीं थी। जाहिर है बार बार आपको पता है वो जजेस तो कह रहे हैं पीपल्स मैंडेट और ये वो। खैर, पहले इलेक्शन कमीशन ने अपना ये मौक़िफ़ तब्दील किया, फिर आपने नोट किया हो आज इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि अगर पीटीआई अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लेती
जी। तो हम उनको 6 फरवरी तक का वक्त देते, अगर उसके दौरान उन्होंने करा लिया होता, यानी 13 तो हम जनवरी से उनको- 6 फरवरी के बिल्कुल, अगर वो दौरानिये में करा लेते तो हम उनको उनका सिंबल दे उस पे देते। जस्टिस काजी फैसला भी जरा आ गए, उन्होंने कहा कि जस्टिस आप आयशा मलिक ने बड़ा अहम सवाल किया उस पे। उन्होंने कहा कि अगर आप ये करते तो क्या पूरा शेड्यूल मुतासिर नहीं हो जाता इलेक्शंस का। तो उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं कि हम आर्टिकल 218(3) के तहत दे देते पीटीआई को अच्छा, फैसिलिटेशन के मजे की बारे में। बात है, इलेक्शन कमीशन ने सारी जिम्मेदारी जनवरी 13 के ऑर्डर पे की। फिर जस्टिस काजी फैसला डिफेंसिव हुई, उन्होंने कहा जी हमारे आप मजीद टाइम दे देते ना। हाँ। अब ये मसला है जो मैं समझाऊँ मरियम आज की हियरिंग में, जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हाँ। क्या इलेक्शन कमीशन पीटीआई एक लार्जेस्ट पार्टी को एलिमिनेट कर सकता सकती है आफ्टर जनवरी 13 की ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन मिस इंटरप्रिटेशन की। बिल्कुल। अब जस्टिस काजी फैसला इस पे आपका ख्याल है? वो वैसे कहते हैं टैक्स क्या है, ये चीज़ बड़ी क्लियर है। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरी जनवरी 13 की जो फैसले की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि पीटीआई जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी और इंटरप्रिटेशन गलत हुई है, या वो समझेंगे कि इंटरप्रिटेशन ठीक हुई है। आप नहीं देख रहे कि वो प्लेइंग इन द गैलरी खेल रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, लेकिन जो असल चीज़ है कि क्या वो भी समझते हैं कि पीटीआई जो है वो जमात एग्जिस्ट कर रही थी, तो फिर उसको पीटीआई को इलेक्शन कमीशन नोटिफाई क्यों नहीं किया? देखिए, इस हद तक तो चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब वाज़ेह तौर पर अब तक की आज छठी हेयरिंग थी, आज की शायद हेयरिंग में उन्होंने नहीं कहा हो, लेकिन पिछली 5 हेयरिंग्स पर तो वो रिपीटेडली ये बात कर चुके हैं कि पीटीआई एज अ पार्टी तो मौजूद थी, सिंबल उनसे हमारी जजमेंट से गया था, वो भी उनकी अपनी गलती से गया था। इलेक्शन कमीशन कहता है हमने आपके फैसले की दुरुस्त तशरीह की। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने आज भी जब कहा उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक पॉइंट पे वाजे किया, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शंस कराए थे, उनके इंटर पार्टी इलेक्शंस की कानूनी हैसियत चैलेंज हुई थी और कानूनी हैसियत दुरुस्त ना होने पर ये फैसले आए, ये डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो पूरा 13 जनवरी के फैसले के फ्लैशबैक्स है ना, जो खत्म ही नहीं हो रहे आना, हर लेकिन एक काजी को फैसला आप नहीं करना। समझ रही कि एक पोजीशन नहीं ले पा रहे, या वो कहें कि इंटरप्रिटेशन मेरे फैसले की गलत हुई है। बिल्कुल। अब सारा ब्लेम बाजार ये लग रहा है कि पीटीआई पे आएगा कि जी इलेक्शन कमीशन ने अगर आपको डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंट, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करना चाहिए था। इसके अलावा जमाल मंदुखिल ने तो कहा, उन्होंने कहा आपने नहीं किया, बात खत्म हो गई। फिर जब बाप पार्टी वाला हवाला जस्टिस आयशा मलिक ने आज दिया और सवाल किया इलेक्शन कमीशन के वकील से, तो भी जस्टिस जमाल मंदुखिल ने जवाब में ये कहा कि अगर आप बाप पार्टी वाला इशू तब चैलेंज नहीं हुआ था, तो अब बात खत्म हो गई, अब उसके बारे में बात नहीं करें। हालांकि मेरा ख्याल है कि वो पॉइंट ये है जो नाजरीन को भी समझा सके। हाँ। पहले भी हम बात कर चुके हैं। ये हुआ कि 2019 में जब पाटा एक मज़म हुई है केपी असम्बली में, और ये जनरल केपी असम्बली के इलेक्शन हो रहे थे, तो 3 जो रिजर्व जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने बाप पार्टी को केपी असम्बली में ज्वाइन किया। वहाँ उन्होंने लिस्ट भी नहीं जमा कराई हुई थी रिजर्व सीट। वो रिजर्व सीट की लिस्ट जमा बाद में होती है, उसके बाद शेड्यूल जारी होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और एक रिजर्व सीट बाप पार्टी को मिल जाती है। अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी उनको इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ जो है वो अलग बात है कि जी इलेक्शन कमीशन ने इसकी रीजन क्या दी? उसकी रीजन जो मुझे नजर आई, वो कहते हैं जी वहाँ स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, यहाँ तो डेलिब्रेशन हुई। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर कहा है कि जो वो ऑर्डर था वो दुरुस्त नहीं था, तब जो बाप यानी वो पार्टी के स्पीकिंग मुताबिक ऑर्डर नहीं था। बिल्कुल। और वो ये भी कहते हैं कि जो तब इलेक्शन कमीशन की साख थी या हियत थी, यानी जो तब मेंबरान और चीफ थे वो कोई और थे, अच्छा, और अब कोई और है। फायद ईसा साहब माजी से भी जुड़े रहते हैं। हाँ। और उन्होंने कहा जी कि फिर हम चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन खोल देंगे। हाँ। और फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में आपको भी पता जैसे है, जमाल मंदुखिल ने तो कहा 2018 के इलेक्शन खोल देंगे अगर आप माजी की बात खोल करें। दें, बिल्कुल। मैं तो PTI समझता हूँ कि को असल तो खातिर चीज़ है कि नवाज शरीफ, हम तो ये कंसिस्टेंट व्यू है हाँ, हमारा बिल्कुल। कि नवाज शरीफ जब ज़ेर अताब थे, हाँ। तो उनके लोग भी, उन पे मुश्किल टाइम था, और सेनेट में उनसे इंडिपेंडेंट जो वो सिंपल ले लिया गया। वो आज़ाद लड़े सेनेट का इलेक्शन पंजाब असम्बली में नून लीग वाले। इसके अलावा नून लीग 2018 के इलेक्शन में ज़ेर ताब रही, नवाज शरीफ, मरियम नवाज जेल में गए। यही काम पीटीआई के साथ 2024 में हुआ। क्या काई साहब इस चीज़ को कर रहे हैं कि हर कोई ज़ेर ताब रहता है, माजी में नून लीग रही है, आप पीटीआई रही है, या वो समझते हैं कि पीटीआई ज़ेर ताब नहीं रही, सिर्फ नून लीग रही? देखिए, जैसे चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब माजी का हवाला देते हैं, वो 2018 के इलेक्शंस का हवाला भी देते हैं, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस का हवाला भी देते हैं, साथ कहते हैं कि बाप पार्टी आपकी इत्तेहादी थी।
आज पीटीआई, मुझे नहीं मालूम कि उनका मौकिफ क्या है पार्टी के तौर पर, और अगर वो तब की गलतियों को नहीं उस मानते वक्त तो वो आज भी फैज़याब गलत हो है। रहे थे और जनरल फैज़याब हो रहे थे, वो जो भी हो रहे थे, आज अगर वो सफ़र कर रहे हैं और आज 2018 के बाद अभी जो इंतखाबात हुए वो तो आपके सामने है, तो उनकी पोजीशन जो भी थी, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपनी पोजीशन भी बदलेंगी, वो बहुत कुछ अपने मफादात देखेंगी। सुप्रीम कोर्ट को बतौरे एक आईनी इदारा, एक आला अदालत, ये तो नहीं करना चाहिए बैलेंस ना आउट नहीं करना चाहिए कि 2018 में गलत ये हुआ हुआ तो इनके तो अब भी गलत साथ और इनके साथ 2024 में भी गलत करें। देखिए, गलती पर गलती तो नहीं हो सकती ना किसी भी चीज़ की वही बात। justification। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने कहा जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कराना उनका काम है, हमारा जब तक गैर आईनी चीज़ कोई नहीं होगी हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये बात तो उनकी ठीक है कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं उन्होंने ओथ लिया हुआ है इलेक्शन कराने का, सही, फ्री एंड फेयर, वो जाने, और उनका काम, हमारा ये काम नहीं है जो हम दूसरे जजेस इसमें वो बार बार सवाल कर रहे हैं। देखिए, जैसे काजी भाई से बड़ा क्लियर। मैं शुरू दिन से आपको चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के हवाले से सिर्फ एक बात कहती हूँ, वो चंद चीज़ें तस्लीम नहीं करते। जैसे वो 6 जजेस के खत के मामले में मुदाखलत तस्लीम नहीं कर रहे थे, वैसे ही वो इलेक्शन कमीशन की गलत जो इकदाम है या उनकी गैर आईनी हरकत है उनको भी तस्लीम नहीं करते। तस्लीम करेंगे तो फिर और इलेक्शन में वो कहते हैं हर इलेक्शन में परेशान होती वो कहते हैं हारने वाला कैंडिडेट तो कभी भी इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त नहीं कहता। इसका मतलब है कि 2018 में अगर पीएमएलएन दुरुस्त नहीं गई थी इलेक्शन कमीशन को, तो फिर उस वक्त उनको भी सुना जाना लेकिन उस वक्त किसी कमिश्नर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? देखिए, अब तो हालात खुल के आ गए, अब तो वो सारे कहते हैं कि सहूलतकारियां हो रही है। देखिए, पंजाब असेंबली, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ट्रिब्यूनल के मेंबर जिस तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं वो आपके सामने है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि जी वहाँ गलत 2018 में गलत था तो अब भी गलत होगा, ये कोई समझ नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। अल्टीमेट जो है वो हर चीज़ रुकेगी सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने सारा अपना शिफ्ट कर दिया बटन जनवरी 13 पे, और जस्टिस काजी फैसला इस मामले में कहते हैं कि नहीं, मेरे फैसले की इंटरप्रिटेशन गलत हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन, अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत आपकी इंटरप्रिटेशन की तो आप उसको तस्दीक करें। बिल्कुल, वो वहाँ उस तरफ नहीं जा रहे, नहीं जाते हैं उस तरफ। हालांकि इलेक्शन कमीशन उनके सामने खड़ा होकर कह रहा है कि हमने आपके फैसले की गलत तशरीह नहीं की, दुरुस्त तशरीह की। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो फैसला अगर आपको, मुझे पढ़ के समझ नहीं आया, साथ ही बैठे जजेस अगर उसके बारे में कोई बात करे तो उनको भी समझ नहीं आया, चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की बात अगर दुरुस्त समझ नहीं जाए और इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आया तो इलेक्शन कमीशन कहता है हमें समझ आया, आखिर वो फैसला किसको समझ आया? माजरत के साथ आपने नोट नहीं किया कि जजेस भी थोड़ी कटसी दिखा रहे हैं। हालांकि जनवरी 13 का फैसले में ना आर्टिकल 17 का हवाला है, एक सियासी जमात के लोगों, वर्करों के हक को तलब किया गया है, वो चीज़ें नहीं हो रही, और कहते हैं जनवरी 13 जी सिर्फ सिंबल का मामला था। सिंबल भी लेना क्या, एक सिंबल लेना कोई छोटी चीज़ है? वैसे आपस की बात है। देखिए, उस वक्त की बात ये दी जाती है कि पीटीआई के वकला ने ठीक रोल प्ले नहीं किया था, नहीं रोल ठीक प्ले किया होगा, वो सारे सवालात के जवाबात नहीं दे पाए होंगे, लेकिन जो ओवरऑल ऑर्डर था उसमें पीटीआई के उस वक्त वकील अली जफर थे, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी पूरी पार्टी डिसफ्रेंचाइज होगी थी, तो चीफ जस्टिस काजी फैजीसा तब ये दलील सुनने को भी तैयार नहीं थे। आज जब वो बात हर बंदा कह रहा है, कहते हैं कि हमने कहा था कि आप उस वक्त हमारे पास आ जाएं, तो अभी अगर आ रहे हैं तो क्या मसला आ रहा है? लेकिन मेरा ख्याल है कि जिन वो मामलात में पीटीआई आई थी, सलमान अकरम राजा की पिटीशन को आज वो कहते हैं कि उस पर दरख्वास्त, देखें एक बात तो माननी पड़ेगी हाँ। मरियम, ये जो लीगल टीम है पीटीआई की, उसने बड़े ब्लंडर किए हैं, विजिलेंट नहीं रही पीटीआई की लीगल टीम ने, जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने थे वो नहीं किए। लेकिन बात वही आती है कि जनवरी 13 का फैसला सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट किसी कोई लीगल स्ट्रेटजी हिस्ट्री में ये चीज़ नहीं नोट की होगी कि फलां जमात की लीगल स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी, वहाँ के वकीलों ने गलत ब्लंडर किया, उनके साथ क्या रवैया वो लोग था, कहेंगे कि जजमेंट गलत थी, इलेक्शन कमीशन का कसूर था या सुप्रीम कोर्ट का था। तो अब जो आज आपको क्या लगा, अल्टीमेट 13 जजेज हैं, किस तरफ मामला जा रहा है? आखिरी देखिए, मैं तो पिछली हियरिंग से ही एक बात पे बिल्कुल क्लियर हूँ, 6 जजेस एक तरफ है और 6 दूसरी तरफ। डिसाइसिव रोल आप लोग कहते हैं शायद 2-3 जजेस स्विंग में है, मैं कहती हूँ 1 जज स्विंग में है। वो कौन है? जस्टिस याया अफरीदी। वो तो आज बड़े क्लियर थे। देखिए, जस्टिस याया अफरीदी अगर क्लियर थे तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह वाली साइड को मेजॉरिटी हासिल है, अगर तो वो थे। लेकिन वो जो कहते हैं, जो हुकूमत की बात है कि जी जहाँ जैसे मोहम्मद मदर जाएंगे वहीं जैसे हसन रिजवी जाएंगे। देखिए, हो सकता है कि ये हमने माजी में देखा, बहुत सारे ऐसे जो दावे थे वो ख़राब भी हुए। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के अपने रेफरेंस में हमने देखा, जब 2 जजेस इस तरफ आ गए थे तो कैसे रेफरेंस पूरा का पूरा उड़ गया था। तो ये होता है, जजेस अपनी ओपिनियन भी चेंज करते हैं, हो सकता है जिसके साथ यूनानिमस फैसला भी आ सकता है आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल यूनानिमस फैसला उस सूरत में आ सकता था जब अगर पार्लियामेंट की तरफ राह दिखाई जाती। नहीं, अब तो जो अब अगर आप सुबह का पहला हाफ देखें ना तो उसमें ऐसा लग रहा था कि काजी फैसल साहब राइट साइड पे मंसूर अली शाह से बार बार मुशावरत कर रहे हैं, तो बजाय ये लगा क्या हुआ
लेकिन आखिर में उन्होंने सारी चीज़ें, जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस के बीच में जो बहस हुई, वो क्या हुई इधर? वो बहस ये थी कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ये कह रहे थे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह सवालात कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि हम इतने दिनों से बहस कर रहे हैं आर्टिकल 51 के बारे में, तो आर्टिकल 51 तो क्लियर है, तो हमें आइन को अपनी नज़रियात और अपनी सोच के साथ नहीं देखना चाहिए, बल्कि लिखा है उसकी तरफ से ही देखना चाहिए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि मैं क्योंकि चीफ जस्टिस की तरह इतना मेरा तेज़ दिमाग नहीं है कि मैं जैसे ही पढ़ूँ और मुझे समझ में आ जाए। उन्होंने कहा जो हम इतनी किताबें खोल के बैठे हैं वो हम इसीलिए बैठे हैं कि हम समझ सकें इसको। बात ये है कि ये जो बहस थी ना पूरी, और इसमें फिर जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम तो चाहते हैं जिसका हक है उसको मिले, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब है कि आप तो आधा फैसला करके बैठे हैं। तो वहाँ से फिर ये लगा बात ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर माले गनीमत से करवाना चाह रहे हैं तो अल्लाह ही हाफिज़ है। देखें, जब आप तुल बैठे ना कि मैंने आइन कानून को नहीं और सिर्फ लड़ाई है, देखें ओपन सीक्रेट है पीटीआई और जस्टिस गाजी फैज़ आमने सामने, ना जस्टिस पीटीआई छोड़ रही है जस्टिस गाजी फैज़ा को किसी मामले में, और ना जस्टिस गाजी फैज़ा किसी मामले में पीटीआई को स्पेयर कर रहे हैं। और हिस्ट्री में इनकी जो क्लैश है वो लिखा जाएगा और वो विद फैक्ट्स प्रूव होगा, विद फैक्ट्स प्रूव होगा। आज की कितना से कि वो बार बार जो संजरानी और उनका जिक्र करते हैं, संजरानी तो अब मतलब है कि जी वो चेयरमैन सेनेट का ये हुआ, वो सारी चीज़ें हमें समझ आ रही होती हैं कि वो किस तरफ। लेकिन अब बात ये है कि एक तरफ वो कहते हैं माजी में मैंने जैसे बताया कि उन्होंने आर्टिकल 239 बड़ा क्लियर था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती। वो वैध पाकिस्तान के 3-4 जजेस में से हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्ट्राइक की हुई है, स्ट्राइक डाउन की हुई है। टेक्स्ट तो बड़ा क्लियर है, फिर क्यों नहीं फॉलो किए? आर्टिकल 211 बड़ा क्लियर है कि प्रेसिडेंशियल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हुई। जैसे काजी फैज़ा ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू किया, जजमेंट मेड लॉ पे रिव्यू किया, और कई चीज़ें हैं जहां इन्होंने इनकी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन की है। यहाँ जब पीटीआई की बात आती है तो टैक्स को फॉलो करेंगे, टैक्स को भी माजरत के साथ कहते हैं, टैक्स में कहाँ लिखा हुआ है कि माले गनीमत बांटोगे, कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पहले ये था, भी तो टैक्स पर ही जाकर देखिए वही बात है, हर एक की अपने देखने की तरीके। आपने ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने सारी तकसीम कर दी रिजर्व सीटें, 78 सीटें छोड़ दी। वो छोड़ी क्योंकि जी वो उनकी हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने भी माना इनिशियली कि वो उनका है। तो अब अगर आप उनका मैंडेट दे के और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराना चाह रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। देखिए, आप जो दूसरी जानिब के जजेस हैं, दूसरी जानिब के जजेस से मेरी मुराद है जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ से बिल्कुल, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद हैं और जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं। ये जो 6 जजेस हैं, इंक्लूडिंग अगर आप कर लें जैसे आया अफरीदी को उनके सवालात से जितना क्लियर हुआ, अब ये जजेस ये बात कर रहे हैं, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह का आइडिया है कि हम वापस से वो काउंटडाउन शुरू करें 3 दिन की। तो हो सकता है मुमकिना तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको लार्जर पर्सपेक्टिव से ही देखती है, लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन लेंस से ही देखती है, तो फिर पीटीआई को वक्त दिया जाए अगर वो मेजॉरिटी कर जाते हैं। लेकिन अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा वाले प्रिंसिपल पर चलना है तो फिर पीटीआई को आपके ख्याल में सिर्फ जैसे या अफरीदी हैं, जस्टिस हसन रिजवी के लिए है? मुझे लगता है कि और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी के लिए, जैसे जमाल मंदोखेल मैं डे फर्स्ट से कह रही हूँ कि वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ है। यानी आप कह रही हैं डिसेंट नहीं कर सकते? नहीं, वो डिसेंट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम जी। नाज़रीन, आपने सुना कि जो सूरत हाल है वो उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जमाल मंदोखेल के बारे में एक ही चीज़ है कि वो जस्टिस काजी फैज़ा से डिसेंट नहीं कर सकते। दूसरा, हुकूमत की ये रीडिंग थी कि जहाँ जैसे मोहम्मद अली मदर जाएंगे वो वहाँ जस्टिस हसन रिजवी जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जहाँ जस्टिस हसन रिजवी जाएंगे वहाँ फिर जस्टिस मोहम्मद अली मदर जा सकते हैं। जस्टिस रिजवी साहब अगर इधर जाएंगे कि पीटीआई को सीटें मिली हैं तो रिजवी मदर साहब तो वो हैं जिन्होंने लीव ग्रांट की है, और उनका सवाल था कि ये माले गनीमत में दूसरी माले गनीमत का वर्ड वैसे ही नहीं यूज़ किया था। उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी नून को कैसे मिल सकती हैं ये रिजर्व सीट उनकी, तो ये जो इनको नहीं मिली ये इनको कैसे मिल गई। तो ये इस वक्त सूरत हाल है आपके सामने है। जस्टिस काजी फैज़ा जो हैं वो उन्होंने मजीद एक दिन जस्टिस मुनीब के कहने पे कल तक केस एडजर्न किया है। सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है। एक हल ये निकल सकता है कि सारे अगर यूनानिमसली सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि जनवरी 13 के फैसले की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन ने काम ख़राब किया है, इस वजह से आप पीटीआई को हम मौका देते हैं कि वो 3 दिनों में जो है वो उनके जो इंडिपेंडेंट हैं लोग वो पीटीआई को ज्वाइन करें। पीटीआई पार्टी थी और उसके बाद जो है वो पीटीआई को रिजर्व सीटें मिल जाएंगी। अगर ये इंटरप्रिटेशन बनती है यूनानिमस तो मेरा ख्याल है जस्टिस काजी फैज़ा की विक्ट्री होगी। अगर डिवाइड होगा, देखते हैं दोनों तरफ एफर्ट है। लेकिन मेरी कल एक हुकूमती 2 लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि
मेजॉरिटी जो है वो उन जजेस की है जो समझ रहे हैं कि ये सीटें जो हैं ये पीपल्स पार्टी और नून को नहीं मिल सकती, और ये मैंडेट का तकाजा ये है कि पीपल मैंडेट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट, और मैंडेट का तकाजा ये है कि ये पीटीआई के लोग थे, पीटीआई का मैंडेट है, उनको रिजर्व सीटें जानी चाहिए। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।